इस बार किसके हाथों में रहेगी दिल्ली की बागडोर, ये देखना दिलचस्प होगा। मुकाबला जबरदस्त है, लेकिन अब एक और शिगुफा निकलकर सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी सीधे इस बात का सपोर्ट करे ना करे, लेकिन कपिल मिश्रा ने जो बात कही वो बहस का मौजू दिल्ली के इंतखाबात में बनने जा रहा है कि पाकिस्तान आ गया है दिल्ली के चुनाव में। कहीं ना कहीं पाकिस्तान नाम, एक बार और पाकिस्तान का नाम आया था 2015 में बिहार के जब चुनाव चल रहे थे, तो उस वक्त के जो भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदस्य थे अमित शाह, उन्होंने भी इस तरह की बात कही थी। हालांकि मामला चुनाव आयोग तक उस वक्त गया था, लेकिन बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को खातिर खा कामयाबी नहीं मिली थी उन इंतखाबात में। बाद में नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बना ली। तो एक बार फिर ऋषि मिश्रा जी, पाकिस्तान आ गया है दिल्ली के चुनाव में। लेकिन यह बात भी बड़ी खास लगती है, खासतौर से ऋषि जी, आप तो सियासी तज्जियाकार हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव मैदान में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो कि उनकी बड़ी मुखालफिन है, एक भी दोनों ने सीएम के खिलाफ ऐसा उम्मीदवार या ऐसा चेहरा नहीं उतारा जो उनको टक्कर दे सके या उनको नई दिल्ली में ही रोक के रखे, कम से कम वो दिल्ली में इतने ज्यादा इन्वॉल्व ना हो सके, वहीं उलझ कर रह जाएं। इसका मतलब क्या यह माना जाए कि खुला मैदान छोड़ दिया गया है आम आदमी पार्टी के लिए, और जिस तरह के टिकट डिक्लेयर किए गए हैं दोनों ही सियासी जमातों की तरफ से, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए इमरान भाई, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कुछ ऐसे सीट हैं, उसमें से नई दिल्ली वाली सीट है, और दोनों पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और क्या कहते हैं बीजेपी ने सुनील यादव जी को टिकट दिया है, जो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया है। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है सीएम के खिलाफ जो चेहरे होने चाहिए थे जी वो नहीं। जिस दिन टिकट दोनों की तरफ, जिस दिन टिकट दिया गया उस दिन भी पार्टी में विरोध था कि इतने, पार्टी में खुद बीजेपी के में अंत विरोध था कि इतने हल्के उम्मीदवार कैसे दिए गए। एक बात। दूसरी बात, आप देखिएगा कि बीजेपी के सबसे पुराने एलाइज दिल्ली में भी अकाली दल थे। अकाली दल से इनकी बात नहीं बन पाई, और उनका जो भी मतलब वैचारिक विरोध रहा होगा सीए के नाम पे या कुछ जो भी इंटरनल मामला होगा। हालांकि इनको प्लस पॉइंट ये हो गया कि जेडीयू एलजेपी के साथ इनको मिला, और उससे पूर्वांचल वोट कुछ ये अपने आप ला सकते हैं। लेकिन मेन जो है, आज भी डिबेट में देख रहा हूँ शोर शराबा हो रहा है, मेन जो फोकस कोर इशू है, जैसे एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, जल है, उस पर बात बीजेपी को भी करना चाहिए। बीजेपी को जो 70 वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे, 70 वादे किए थे, उस पर बीजेपी को घेरना चाहिए, ना कि ये भारत पाकिस्तान। मेरा सवाल भारत पाकिस्तान से मतलब आप भी जानते हैं ऋषि मिश्रा जी, भारत पाकिस्तान नहीं है। मतलब किस प्रकार से उसका मतलब सीधे सीधे हिंदू मुसलमान प्रयास किया जा रहा है, उसका मतलब सीधे सीधे हिंदू मुसलमान अपनाया जा रहा है। और आपने ही कहा, और कई बार आपने भी देखा है कि जब इस प्रकार के हथियार इस्तेमाल किया जाता है चुनाव में, तो फायदे कम घाटा ज्यादा होता है। और बिहार चुनाव इससे एग्जाम्पल है। दूसरा मेरा सवाल इनसे है कि आप जो है जो आम आदमी पार्टी ने, मैं ये नहीं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने सभी वादे पूरे कर दिए। मेरा मनीष सिसोदिया साहब से भी सवाल है। आपने मनीष सिसोदिया साहब आज एक कॉन्क्लेव में मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि हमने स्कूल में ये कर दिया वो कर दिया। तो मनीष सिसोदिया साहब से भी मेरा सवाल है आपके टीवी के माध्यम से, जब आप दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे कर दिए तो आपके बेटे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? दिल्ली के स्कूल सबसे टॉप में है, और रिजल्ट भी आया है कि टॉप में है, लेकिन मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है और शिक्षा मंत्री भी है। तो मेरा सवाल है कि आप उनके जो दोनों बच्चे हैं, एक पर्सनल सवाल मेरे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जब इस पे आता हूं तो मेरा एक सवाल बनता है कि उनके दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? एक बात। दूसरी बात, बीजेपी भी जो है भटकाने की प्रयास कर रही है ताकि चुनाव का जो नरेशन है कोई दूसरा हो। लेकिन जब ये कपिल मिश्रा का जो बयान है, इस पे बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए। यदि उस दिन आम आदमी पार्टी रिजल्ट के नतीजे के दिन जीत जाती है तो क्या पाकिस्तान जीतेगी? ये दिल्ली के जनता का अपमान होगा। माधवी अग्रवाल जी, 2015 में जब कहा गया था अमित शाह के जरिए कि अगर यहां पर आरजेडी और जेडीयू की जीत हुई तो ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। लोग नाराज हुए, उल्टा पड़ा दांव, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नुकसान हुआ। एक बार फिर पाकिस्तान डाल करके क्यों मुसीबत मोल लेने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के जरिए, और वो भी दिल्ली में, जहां पर तरह तरह के लोग हैं, जहां ज्यादा आधुनिक लोग हैं, जहां भागती दौड़ती जिंदगी है, पढ़े लिखे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर कौन सा प्रयोग करना है माधवी जी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जो भी भारत के अंदर में जो भी प्रधानमंत्री की लाई हुई कोई भी योजना हो, चाहे उनके कोई कार्यक्रम हो या उनका कोई वक्तव्य हो या कोई कानून हो, सभी विषयों पर जब
ऑपोजिशन जो है एक मत होकर उनके नेगेटिव जाती है, तो उसकी खुशियां जो है वो पाकिस्तान में मनाते हुए दिखते हैं। लोग बोलते हैं वहां पे जो है इनके कांग्रेस के जो लीडर हैं उनको अपना सिद्धू करके तो कह के बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं मोदी जी के लिए। तो इस तरीके से जो यहाँ पर बना हुआ है कि मोदी जी के खिलाफत में जो भी बात बोलते हैं लोग, पाकिस्तान उसकी वाहवाही करता है। चाहे ममता बनर्जी के बारे में वहां पर असेंबली में उन लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर की कि ममता बनर्जी वहां पर हम लोगों के सपोर्ट में है, हम लोगों का सपोर्ट कर रही है। तो इस तरीके के जो वक्तव्य जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वहां पर सुनाई देते हैं कि वो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये नतीजा है कि वाकई में सही बात है। आज सीएए की बिल को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनाई गई, या जहां पे भी पूरे देश के अंदर में एक पूरी तरीके से खुरापाती जो ये ओपोजिशन की तरफ से हो रही है, वो क्या दर्शाता कपिल है? मिश्रा यहीं तक नहीं वो रुके। क्या माधवी जी, दर्शाता है? वो यही बहुत अच्छा दर्शाता समझा है। रही हैं, आप अच्छी प्रवक्ता है। कपिल मिश्रा कहते हैं मिनी पाकिस्तान दिल्ली में बन रहे हैं। मैं आपको उनका बता इशारा दूं, शाहीन बाग है, ये उनका इशारा और भी इलाके हैं। ये तो जो वक्तव्य है वो सीधा समय समय पर चुनाव को ये जो वक्तव्य है वो समय समय पर नेताओं ने दिया है और ये नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो अपने भारत की नीतियों को, जो अपने भारत के कानून को, जो अपने भारत के प्रधानमंत्री के शब्दों की अवहेलना करते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाएगा? आप बताइए, क्या कहा जाएगा? जिनके वक्तव्यों को पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? मुझे बताइए। बार जो प्रधानमंत्री के ऊपर आघात होता है, कानून की जो निंदा होती है, हर चीज का जो विरोध होता है, मैं बिल्कुल मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि इसका जो दूसरा जो इस क्रिया की प्रक्रिया है वो कहाँ से आ रही है? जो एक्शन का रिएक्शन है वो कहाँ से आ रहा है? आप मुझे बताइए कि जो एक्शन का रिएक्शन वो पाकिस्तान से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरे देश में जो भी ऑपोजिशन लीडर बोल रहा है, उसकी प्रक्रिया जो है वो पाकिस्तान दे रहा है। मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, जो भी यहाँ ऑपोजिशन निंदा कर रहा है उसकी उस एक्शन का रिएक्शन पाकिस्तान से क्यों आ रहा है? मुझे जवाब दीजिए, क्यों आ रहा है? पाकिस्तान, मुझे आप ही जवाब दीजिए कि पाकिस्तान से हर मुद्दे का रिएक्शन क्यों आ रहा है? ममता बनर्जी के लिए समर्थन क्यों आ रहा है? सिद्धू के लिए समर्थन क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? आपके पास मनोज जी के पास। ठीक है ऋषि जी, आपने अपनी बात। कोई भी शख्स सिर्फ क्षेत्र में किसका प्रतिशत ज्यादा है उस हिसाब से अगर इस तरह की भाषा बोलता है, मैं कपिल मिश्रा जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस शख्स की बात के साथ नहीं खड़ा हूं जो देश के किसी भी क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान बोलता है या पाकिस्तान बोलता है। लेकिन मैंने आपसे एक जो गुजारिश कर रहा था कि किसी ने कुछ कहा है या आप शब्द कहे हैं, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है उसको भी चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी बात पूरी तौर पर समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा यह विचारधारा की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को दोनों जेएनयू का भी समर्थन कर रहे हैं, शाहीन बाग का भी समर्थन कर रहे हैं, और इसमें कोई किसी को मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि वहां पे भारत विरोधी गतिविधियों को हवा मिलती है और बाद होता है। नहीं, बदनाम नहीं कर रहा हूं। अभी मेरे साथी कह रहे थे ऋषि जी, आप लोग जेएनयू क्यों बदनाम कर रहे हैं? ऋषि जी, आप लोग यूनिवर्सिटी बनाए, या तो आप ऋषि जी सुनो, या तो आप सवाल करिए मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं ऋषि जी, नहीं मैं सुनिए, मैं ऐसी बात मैं ऋषि भाई अगर आप बोलोगे तो ठीक है ऋषि जी, ऐसे नहीं बोलते। खामोश हो जाइए। अगर आपको लगता है जोर से बोलने से बात में दम आता है तो आप बोलिए और जोर से। ठीक है ऋषि जी, आपको सुन बात में दम बात हो जाता है। सुनिए सर, जल्दी जवाब। अभी मेरे साथी मनोज तिवारी जी बोल रहे थे कांग्रेस की तरफ से कि अभिव्यक्ति की आजादी है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी सबकी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी किस हद तक होनी चाहिए? देश विरोध तक तो नहीं होनी चाहिए। शाहीन बाग में 1 महीने से रास्ता रोक के बैठे हैं, वो उनकी तो अभिव्यक्ति की आजादी हो गई, लेकिन जिस रास्ते को सुनिए सर, सर सुनिए ना, 144 लागू था, सुनिए तो महिला भाई साहब, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? आपके डीएम ने थप्पड़ मारे। क्या बात कर रहे हैं? बात सुनिए, मैं बोल रहा था, बोलने देते ठीक है, आप ये बोलने चाहते हैं। ठीक है ऋषि, अभी मनोज तिवारी जी इसी देश की बेटी है। जेएनयू में आपकी बातों को आप थोड़ा देश विरोधी नारों के बारे में बोला कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ पे उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर की, उसकी गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन अभी तक चार्जशीट पेश करने की इजाजत नहीं दे रही आम आदमी पार्टी सरकार। इस बात को भी आपको ध्यान में होगा। मनोज जी,
दूसरी बात जी। नहीं, अभी मैं बात कर रहा था, अभी ऋषि जी बहुत तेजी से कहते मुझे एतराज है, कपिल मिश्रा जी का बयान ये दिया, विधानसभा में ये बयान दिया। मैंने उनको याद दिलाया कि जो आम आदमी पार्टी के लीडर थे तो उसके रूम में उन्होंने क्या क्या कहा था। और अब मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, अभी सिद्धू की बात कर रहे थे हमारी बहन जी, सिद्धू ने जब बीजेपी में थे तो वही शब्दावली, वही रिटर्न, वही स्क्रिप्ट पढ़ते थे कि मैं ऐसे तैरता हुआ सिविलिंग पे आ गया, ये मनमोहन सिंह ना सदार है सदार, और सेम स्क्रिप्ट कांग्रेस में जाने के बाद सेम स्क्रिप्ट उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ यूज कर दी और उन्होंने कहा मनमोहन सिंह के पास आ गया तो मैं सिविलिंग पे आ गया, मनमोहन सिंह सरदार है सरदार है। यानी कुल मिला के आदमी की जो भाषा होती है उसके राजनीतिक दल के कारण होती है, उसके राजनीतिक दल की जो सोच होती है उसको प्रतिपादित करती है। आप भी बात कर रहे हैं कपिल मिश्रा की बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कपिल मिश्रा ने जो बात पहले की जिसपे बड़ा ऐतराज ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में की। तो इस वक्त बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने ऐतराज क्यों नहीं किया? बीजेपी के नेता के तौर पर और उम्मीदवार के तौर पर गंभीर बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी के तौर पर अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं मैं उसका बिल्कुल प्रतिपादन नहीं करता, क्योंकि मैं किसी भी उस शख्स के खिलाफ हूं जो देश के किसी भी क्षेत्र को पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान या पाकिस्तान कहे, क्योंकि पाकिस्तान अलग मुल्क है। ये हो सकता है कि उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मैं इसके भी खिलाफ हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे जेएनयू, शाहीन बाग या कहीं और भी देश विरोधी नारे लगे, इसके भी खिलाफ होना चाहिए। प्रोटेस्ट के नाम पे कोई कहता है भारत माता से देश विरोधी नारे अगर कहीं लगेंगे मैं क्लियर कर दूं, तो फिर कांग्रेस वहां पर मौजूद होगी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की आजादी के नाम लेता है, वो गलत है। कांग्रेस इस पर राजनीति करती है तो जी। अरे ऋषि मिश्रा जी सुनिए, इमरान भाई दरअसल मामला क्या, मैंने पहले ही बोला, देश की बुनियादी सुविधाओं से ध्यान भटकाने के लिए, और चूंकि चुनाव दिल्ली का है तो दिल्ली के चुनाव में इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। आप ठीक है, मैं बोलता हूं क्या लेकर आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं जी। पहली बात, देश के प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से बोलते हैं कि अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैंने कहा यह पूरी दिल्ली की जनता के साथ एक छला हुआ है। कारण 2008 में लैंड प्रोसेसिंग एक्ट पहले कांग्रेस की सरकार लेके आई थी, और वो लैंड प्रोसेसिंग एक्ट का ही आधार है कि इस दिल्ली में कोई भी अनधिकृत कॉलोनियों को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये कानून कांग्रेस ने दिया। दूसरी बात, आज जो ये लोग कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्री करेंगे, क्योंकि चुनाव दिल्ली का, इसलिए मैं उस मुद्दे पर बोल रहा हूं। आप कहते हैं कि दिल्ली में हम जितने अनधिकृत कॉलोनियां हैं उनको अधिकृत करके जमीन को रजिस्ट्री करेंगे। रजिस्ट्री का आधार क्या है? मैं आपको एक इमरान भाई बात बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है, दोनों लोग पाप कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं, किसी भी सरकारी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाती है, और जितने भी लैंड एक्विजिशन हुए हैं उन सारे लैंड्स को सरकार पैसा जमा करके सरकारीकरण कर चुकी है उसका। दूसरी बात, तीसरी बात, कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड, जमीन के वितरण का आधार क्या है? ABCD 4 कैटेगरी में बांटा गया। भारतीय जनता पार्टी झूठ कहां बोल रही है? बिल्कुल गर्ग साहब टॉपिकली बोलिएगा, मैं आपको बताता हूं। 4 कैटेगरी में बांटा गया, ABCD। रजिस्ट्री का आधार क्या है? सरकार क्या कह रही है, झूठ क्या फैला रही है? हम रजिस्ट्री करेंगे, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्री का आधार क्या है, किस आधार पर आप शुल्क जमा करवाएंगे? ये कहते हैं डिफेंस कॉलोनी के पास में अगर कोई अनधिकृत कॉलोनी, गरीब गुरबे लोग रहते हो, तो उस जमीन के रजिस्ट्री का आधार ए कैटेगराइजेशन का होगा, और ए कैटेगराइजेशन में पैसा कितना जमा करना है? 19,60,000 रुपया प्रति स्क्वायर फीट। चौथी बात, HT लैंड्स का क्या होगा? 40 लाख लोगों की देश के प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं, और दिल्ली में इन लोगों ने इसको मुद्दा बनाया है। 40 लाख लोगों में 12 लाख लोग HT लैंड्स के नीचे रहते हैं। HT लैंड्स क्या है? हाई टेंशन लैंड है। आजू और बाजू की जमीन में जितने लोग हैं उसके बारे में कोई भी सरकार ने कुछ भी नहीं बोला है। पांचवी बात मैं आपको कहता हूं, भूरेलाल कमेटी का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी और आप, मैं दोनों से सवाल करता हूं। आपने पूछा कांग्रेस क्या लेकर के आ रही है। 15 वर्ष तक कांग्रेस ने दिल्ली को स्वर्णिम काल दिया है, और आज दिल्ली में 86 फ्लाईओवर से लेकर के तमाम जितने भी बुनियादी सुविधाएं हैं उसका जाल कांग्रेस ने बिछाया था। कांग्रेस का आधार वो है, मेरी दिल्ली मेरी शान। हम तो वही कांग्रेस वाली दिल्ली की बात करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, मेरा इनसे सिर्फ 2 सवाल है कि आपके प्रधानमंत्री का दिल्ली की जनता के लिए बयान आता है, मुझे 2 बातों का उत्तर दे दीजिए कि आपने किस आधार पर रजिस्ट्री करने का वायदा किया है। और दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं कि भूरेलाल कमेटी का क्या होगा? ठीक है सर, आपके अहम सवाल, इस पर मैं बात करता हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली की आवाम भी सुने, भारतीय जनता पार्टी का जवाब भी हम सुनने की कोशिश करेंगे, और जो राजनीति चल रही है दिल्ली के नाम इंतखाबात में उसको भी और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं वक्फे के बाद।
दिल्ली के विधानसभा के चुनाव, असेंबली के चुनाव, और इस बीच कपिल मिश्रा की वो बात जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान, जी हां, पाकिस्तान एंटर कर गया है दिल्ली के आम इंतखाबात में। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही है कि आप शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सेहत को और तरक्की को मुद्दा बनाइए, लेकिन पाकिस्तान एंटर कर गया है। कांग्रेस की अपनी दलील है कि सबसे बेहतर काम उनके दौरे हुकूमत में हुआ और वो उस तरह की दिल्ली चाहते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की लीडर भी हैं, माधवी जी, और अनिल गर्ग जी हैं, सियासी तज्ज़ियाकार। मैं दोनों से समझूंगा। जो इल्जामात माधवी जी अभी थोड़ी देर पहले मनोज जी ने लगाए कि दिल्ली का बेहतर से बेहतर काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ पाप कर रही है। देखिए, मनोज जी ने बड़ी जोर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पाप कर रही है, तो इस पाप में सहभागिता आप लोगों ने भी कभी रखी थी? मिलकर आप लोगों ने सरकार बनाई थी, आप लोगों ने 15 साल तक बहुत काम किया, लेकिन फिर भी जनता ने आपको नकार दिया, बल्कि पूरे देश से आप लोगों को नकार दिया। आप लोगों ने जितना काम किया, रुकिए मुझे बोलने दीजिए, जितना आपने काम किया उससे 1000 गुना आपने करप्शन किया। जगह जगह लोगों ने अपनी मुहिम खोली, जगह जगह लोग बैठ गए। आप लोगों का जो करप्शन था वो नाक के ऊपर तक चला गया था। पूरे देश में क्या, पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी कि जिस तरीके से करप्शन आप लोगों ने भारत में किया, पूरे भारत की जनता ने आप लोगों को नकार दिया। यही कारण था। आप लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों ने क्या किया, और ये आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, फ्री में बांटने की आधा दिन लोगों को, ये फ्री में, वो फ्री में। स्वास्थ्य, शिक्षा और सेहत के साथ साथ तरक्की को क्यों नहीं दिल्ली में मुद्दा बना रही है? मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रही हूँ, आप सुनने का प्रयास करिए। मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं अपनी तुलना में। जब आप लोग भाई भाई बनकर एक दूसरे को समर्थन देकर गले लगकर आप लोगों ने जब सरकार बनाई थी 4-5 साल पहले, 2-3 मत भूलिए, क्यों आपने समर्थन दिया था उस समय? मुझे आपका जवाब चाहिए। जब आप लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो पाप कर रही है, कांग्रेस ने जो किया उसकी सजा मिल गई उनको सेंट्रल में भी मिली, दिल्ली में भी मिल गई, ठीक है, ये मान लिया। आप ये बताइए, आप क्या दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल बड़ा आपके सामने बड़ा बैरियर है, कैसे मुकाबला करेंगे? मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, या तो सोचकर चल रही है कि हमें इसमें कुछ पाना बहुत खास नहीं है, जो आ जाए वो आ जाए, और इसमें सारे हरबे इस्तेमाल कर लो। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली की जनता को फ्री में सब कुछ दे देंगे। उनको लगता है कि दिल्ली में जनता को जितना भी आप फ्री में बांटोगे उनको वोट मिल जाएंगे, यही राजनीति वो करते आए हैं। सब स्वाग जो उनको दिखाने की आदत है, मुंगेरी लाल जो वो दिल्ली के लोगों को ये समझाइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग समझाए ना खुलकर किया कि वो ये फ्री में ले लो, वो फ्री में ले लो। देखिए, दिल्ली की जनता भी इसका विरोध करती है कि हमें फ्री में मत दीजिए, हमें फ्री में, क्योंकि हमारे टैक्स को इस तरीके से फ्री में मत बांटिए। लेकिन क्या है कि वो फ्री में ले लेकर उनको आदत हो गई, धरना प्रदर्शन कर करके उनको फ्री में सत्ता मिल गई, तो वैसे ही जनता को वो फ्री में सब चीजें देकर वोट ले लेना चाहते हैं। लेकिन ये फ्री की चीजें कितनी दिन तक वो फ्री में दे पाएंगे, ये भी जनता देख लेगी अच्छी तरीके से। अभी तक उन्होंने फ्री में बहुत सारी चीजें बांटी है, लेकिन क्या बांटा है? गंदा पानी जो दिल्ली में जूझ रहे हैं लोग, जिसकी शिकायतें हो रही है, ये बांटा है उन्होंने। तो ये जो नुमाइंदगी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी काम कर रही है, तो आप ही लोगों ने आम आदमी पार्टी दिल्ली का जीडीपी 8.5% है, तो आप कैसे तुलना करती है? आज ही मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि 4.5% जीडीपी देश की है और दिल्ली की जो जीडीपी है 8.5% है, तो आपसे दुगुना है, आपसे बेहतर काम कर रहे हैं। वो फिजिकल डिफिशिएंट में काफी आगे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली, सुनिए, ये भी गलत बयान है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ की जीडीपी के साथ में आप पूरे देश की तुलना कर रहे हैं, तो क्या ये अलग शासन चलाया जा रहा है? आपको लगता है कि केजरीवाल जो है वो दिल्ली को संभाल ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो रोड मैप बिल्कुल है, जो भी हम लोगों ने आज तक जो भी हमने वादे किए हैं, जो भी हमने मैनिफेस्टो में रखा है, उन सभी चीजों को पूरा किया है। क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं रखती देश के लिए? अभी मनोज जी ने बड़े जोरों शोरों से कांग्रेस का गुणगान किया, लेकिन मैं, इमरान जी, मैं इससे पहले कुछ कहता, आपने कह दिया कांग्रेस के पाप की तो उसको सजा मिल गई। मैं तो मनोज जी से एंडोर्समेंट चाहता हूं, जो आपने कहा मनोज जी से सहमत है कि 15 साल में कांग्रेस ने पाप किए थे और जनता ने उसको सजा दी थी। एक बात मुझे लगता है ये नहीं होंगे, आपके अपना निष्कर्ष था, लेकिन मनोज जी नहीं रह सकते इस बात के साथ। दूसरी बात, अभी इन्होंने बड़े जोरों शोरों से कहा 15 साल में बहुत सारा तरक्की की। निसंदेह 15 साल बहुत बड़ा वक्फा होता है, इतना बड़े अरसे को कोई भी शासन करेगा, कुछ भी करेगा तो दिखेगा। 15 साल कोई छोटा नहीं होता, लेकिन 15 साल में जो जो उन्होंने काम किया उसके साथ करप्शन कितने हुए, कितनी बड़ी लिस्टें बनी। 370 पेज तो हमारे वो लेके घूम रहे थे अरविंद केजरीवाल। आपका कॉमनवेल्थ घोटाला कम से कम पूरा फेमस रहा,
पूरा जिसके खिलाफ सरकार चली। और मजेदार चीज है, जिसके खिलाफ सरकार लेके आए वो उनके साथ मिलकर सरकार उसके लिए बनाई। माफी मांग ली थी, दिल्ली की जनता ने प्यार दिया और जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी को 3 विधायकों पर सजा दिया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। और क्या किया? उसका मैं दे रहा हूं, एक मिनट मनोज जी आप सवाल कर लीजिए। मेरा ये कहना है, मनोज जी नहीं मान रहे, आप जो कह रहे हैं उसकी गलती हुई, मनोज जी नहीं मान रहे। दूसरी बात, मनोज जी माने ना माने, लेकिन अभी 2000 एक्ट, जी भारतीय जनता पार्टी को भी मान लेना चाहिए ना। सर सुनिए, अभी इन्होंने 2008 के एक्ट का यहाँ पे बात की कि 2000 एक्ट में हम लैंड एक्विजिशन एक्ट लाए थे, उसके साथ ही यह आ गया था कि अनऑथराइज कॉलोनी तोड़ी नहीं जाएंगी। बात ठीक है इनकी, इसमें गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है उसके बाद जो सर्टिफिकेट बांटे थे तब भी कॉलोनी ऑथराइज क्यों नहीं हुई? सर्टिफिकेट बांटे गए थे, नहीं बांटे गए थे? आप मुझे बताइए, अगर शीला दीक्षित अगर सरकार सर्टिफिकेट बांटती है तो आपको लगता है कॉलोनी पास हो गई, और कॉलोनी जबकि फिर भी पास नहीं हुई। अब मैं बात करता हूं जो आज हो रहा है, आज जो 1731 कॉलोनी को उन्होंने रजिस्ट्री दी है, उन्होंने ठीक है उनका नियमितीकरण नहीं किया। नियमितीकरण क्यों नहीं किया ये आप भी अच्छे से जानते हैं। उसके लिए जो पैरामीटर्स होते हैं किसी भी सूरत में इन कॉलोनियों को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर नियमितीकरण नहीं कर पा रहे हैं उन पैरामीटर के रहते, तो क्या उनको मालिकाना हक भी ना दे? ये उनको मालिकाना हक दिया गया है और ये हर हालत में वैलिड है। आप हर चीज का विरोध करिए, लेकिन जो चीज अच्छी हो रही है, सही हो रही है, तो कम से कम उसका विरोध जवाब दूंगा आपको। बहुत अच्छे प्रश्न किया आपने, मेरा ये उस प्रश्न का जवाब दूसरी एक बात है, जवाब सुनिए। आपने कहा कि दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को कांग्रेस जब लैंड प्रोसेसिंग एक्ट लेकर के आई थी तो कितने लोगों को अधिकृत किया? सर एक बात मैं आपको बताता हूं, 1631 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया था दिल्ली की वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा। अब सुन लीजिए सर, जवाब सुनिए पूरी एक एक बात मुझे याद है आपका। आपने कहा कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? सर आपको पता है मैपिंग बेस कौन होता है? मैपिंग बेस सर एमसीडी होता है। और मैं आपको बताता हूं, उस वक्त अर्बन मिनिस्टर जो थे वो आज की तारीख में अजय माखन जी थे उस वक्त में तत्कालीन, और उनके द्वारा इस कानून को लाने के बाद इस पर डंडा चलाया गया था। सर मेरे को सर 2002 से 2007 तक कांग्रेस एमसीडी में थी, कांग्रेस दिल्ली सरकार में थी और कांग्रेस सेंटर में थी। फिर वही बात फिर आपने समझा नहीं, बहाना क्यों बना रहे? अरे सर आपने समझा ही नहीं। 2008 में ये एक्ट आता है, 2007 की बात कर रहे हैं। 2008 में क्यों आया? पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। अरे सर सरकार तो दोनों जगह थी ना, आप बहाना क्यों बना रहे हैं? सर मैं बहाना नहीं बना रहा हूं, आप गलत बोल रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं। 2008 में ये एक्ट आया था और उसके बाद से जब सरकार बनी तो उस सरकार में एमसीडी के द्वारा नक्शा को चिन्हित नहीं किया गया। तीसरी बात आपने जो बात कही थी सर, एक बात मैं आपको बताता हूं। आप कह रहे हैं भूरेलाल कमेटी का मतलब पता क्या होता है सर? मैं उसके संदर्भ में बोल रहा था। भूरेलाल कमेटी का मतलब होता है जब अनाधिकृत कॉलोनी अधिकृत हो जाएगी तो अधिकृत कॉलोनी में जो व्यवसायी हैं, जो वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं, जो वहां पर वकील हैं, जो व्यवसायी हैं, उनके ऑफिसेज हैं, वो डिमोलिशन एक्ट में चले जाएंगे और भूरेलाल कमेटी के द्वारा उसको तोड़ दिया जाएगा। ये डिमोलिशन एक्ट है सर, और इस पर सरकार ने झूठे थोथे दिखा करके कोई क्लियर बात नहीं करी है। ये लोगों के साथ छलावा है। और आप कहते हैं सर कि क्या गलत कर दिया? 100% फर्जी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप मुझे बताइए दिल्ली की आम जनता को यह सरकार क्यों नहीं बताई है कि आपको इतना शुल्क जमा करना पड़ेगा? ये क्यों गलत बयानबाजी की जा रही है और अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से गलत चीजों को ऋषि जी ये आवाम के जो आम मसाइल हैं दिल्ली के आवाम के, ऋषि जी चुनाव जीतना ठीक है सर, ऋषि जी बुनियादी मुद्दा ठीक है, नहीं। दिल्ली के आवाम के कभी योगी जी आ जाएंगे, ठीक है इस तरीके को हिंदू मुस्लिम बनाया जाएगा, भाई को भाई से लड़वाया जाएगा, ठीक है, और अब चुनाव का मजा जब चुनाव बीत जाएगा, हाँ, और मजा सभी उठाएंगे, कांग्रेस भी उठाएगी, आम आदमी पार्टी भी अपने ढंग से उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी भी उठाएगी। मैं आ रहा हूं आपके पास। और आम आदमी पार्टी मुस्लिम अरेंजमेंट गए तो अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे तो कैसे ठीक है सर। ऋषि जी मेरे पास वक्त नहीं, मनोज जी मनोज जी आप जब मैं ऋषि जी का रद्द-ए-अमल लेना चाहता हूं फाइनल। ये अवामी मुद्दे इमरान भाई ठीक है, मनोज जी हो गया, इमरान भाई ये देखिए दिल्ली नहीं, मनोज जी इमरान भाई नहीं मेरे पास, मैं ये कहना चाहता हूं, साउंड को गिरा, मनोज जी आपका साउंड नहीं जाएंगे, मनोज जी आपकी आवाज नहीं जाएगी, ऐसे मनोज जी आपकी आवाज मनोज जी खामोश हो जाए। ऋषि जी बस ये इंतखाबी मुद्दे दिल्ली के आवाम के जो असली मसले मसाइल हैं वो रहेंगे, या पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, भारत पाकिस्तान बनेगा ये चुनाव, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान बनेगा, शाहीन बाग बनेगा, क्या बनेगा? इमरान भाई आपके चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन भाइयों इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर मत पड़ना। जो सामाजिक समरसता इस देश की है उसको बनाए रखना,
ये अपने फायदे के लिए आपको लड़ाते रहेंगे। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान तिरंगा के पीछे छिपेंगे। जब ये नेता आपके पास आए, आप काम मांगना अपने उनके विधायकों से। ये सामाजिक समरसता आपसे अपील है। सामाजिक समरसता मत खत्म कीजिए। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये देश रहेगा तो सियासत रहेगा, सियासतदान रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम लगातार दिल्ली पर अपनी नजर बनाए हुए, अपना फोकस रखे हुए हैं। दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर भी आपको जी सलाम पर सबसे पहले, तो रहिए जी सलाम के साथ।